अगली हेडिंग पर आते हैं बेटा। अगली हेडिंग है कॉमन कॉर्ड। ऑफ टू सर्किल्स, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा। तो ये दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है पहले वो समझ लें। जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन यह कहलाती है उभयनिष्ठ जीवा। दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। अब इस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे आएगा? ये वाला वृत्त S है और ये वाला S डैश है, तो इसका समीकरण S माइनस S डैश बराबर 0 से मिलता है। उभयनिष्ठ जीवा का इक्वेशन S माइनस S डैश बराबर 0। पहला वृत्त माइनस दूसरा वृत्त, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण मिल जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ये कैसे मिलेगी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इसका केंद्र है C1, तो यहाँ से लंब डाला, ये हुआ P1 और ये त्रिज्या होगी R1। अब ये जीवा है तो ये आधा आधा तोड़ेगा, तो अगर यहाँ A और B है तो क्या हम AB को इसका यहाँ से यहाँ तक ये M बिंदु है तो इस AM का 2 गुना लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं AB इक्वल टू 2√R1 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, या फिर 2√R2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। दूसरे वाले वृत्त से भी लिख सकते हैं। केंद्र C2, इधर से ये लंबवत दूरी P2 और ये त्रिज्या R2, किसी भी एक से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अच्छा, अब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम कितनी होगी? उभयनिष्ठ जीवा की न्यूनतम लंबाई उभयनिष्ठ जीवा की न्यूनतम लंबाई। ये दो वृत्त हैं, एक वृत्त में दूसरा वृत्त फंसा हुआ है, खींच दो दोनों को, क्या लंबाई 0 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? AB बराबर 0। AB बराबर 0 होगा, इसका मतलब हुआ R1 बराबर P1 एंड R2 बराबर P2 हो रहा होगा। और जब ऐसा हो रहा होगा तो या तो दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे होंगे या दोनों वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे होंगे। दोनों वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे तब भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ जीवा एक ही बात होगी। दोनों वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे होंगे तब भी उभयनिष्ठ जीवा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही बात होगी। अर्थात जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में बदल चुकी होगी और उस उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा, उस स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ जीवा कहेंगे जिसकी लंबाई 0 होगी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई न्यूनतम हो चुकी होगी। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई न्यूनतम कितनी? 0। अब अधिकतम कितनी होगी उसकी बात करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम कितनी होगी? यहाँ बनाते हैं उभयनिष्ठ जीवा की अधिकतम लंबाई। अब यह लंबाई अधिकतम कितनी आएगी? यह लंबाई अधिकतम होती है AB मैक्सिमम इज इक्वल टू 2R2, जहां पर R2 R1 से छोटा है। यह मान लीजिए उभयनिष्ठ जीवा है।
तो छोटे वाले वृत्त के व्यास के बराबर उभयनिष्ठ जीवा की अधिकतम लंबाई हो सकती है। यहां पर केंद्र C2, तो उभयनिष्ठ जीवा की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? छोटे वृत्त के व्यास के बराबर। कितनी? छोटे वृत्त के व्यास के बराबर। तो इसमें जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल अपने पास 3 तरह के बन सकते हैं। पहला सवाल, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करो, वो आएगा s माइनस एस डैश बराबर 0 से। दूसरा सवाल बन सकता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उसका फॉर्मूला लगाना है। तीसरा सवाल बन सकता है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम कितनी होगी वो बताओ, तो वो कितनी होगी? छोटे वृत्त के व्यास के बराबर। बस इतना है। शर्त यह है कि दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करने चाहिए तो उभयनिष्ठ जीवा बनेगी। दोनों वृत्त प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे तो उभयनिष्ठ जीवा नहीं बनेगी। सवाल देखिएगा बेटा अब इस पर। पहला सवाल देखिएगा, दिए गए वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण तथा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करने का तो अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्टली, यह बनेगी उभयनिष्ठ जीवा। इसका समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला s माइनस एस डैश बराबर 0। तो पहले वृत्त में से दूसरे वृत्त को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2y बराबर 0। तो x बराबर y, ये लाइन आ गई। ये x बराबर y लाइन कौन सी लाइन है? उभयनिष्ठ जीवा। अब लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले वृत्त का केंद्र, वहां से लंबवत दूरी P1 और त्रिज्या R1। तो केंद्र C1 ज्ञात कर लेते हैं। केंद्र C1 है अपने पास -2, -3 और त्रिज्या R1। R1 त्रिज्या कितनी आएगी? 4 + 9 - 6, 13, 6 √7, ये त्रिज्या आ गई। अब x माइनस वाई बराबर 0 पर लंबवत दूरी P1 वो ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ से? केंद्र से। तो -2 + 3 अपॉन √2 का मॉड इज इक्वल टू P1। P1 दूरी मिल रही है 1/√2 और उसके बाद लगा दिया जाए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दूरी ज्ञात करने का, लंबाई ज्ञात करने का, 2√R1² - P1²। तो 2√R1², 7 - P1², 1/2। कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना हो जाएगा ये? 2, 14, 13, 13/2, 2 को अंदर ले चलें, कितना हो गया ये? √26, 4, 52, 2 √26। ये √26 आपको लंबाई मिल रही है डायरेक्टली। किसकी लंबाई मिल गई है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या आया? x बराबर y और उसकी लंबाई कितनी आई? √26। देखिए बेटा सवाल देखिएगा अब। दो वृत्त दो वास्तविक तथा विभिन्न बिंदु P व Q से गुजरते हैं। P और Q से गुजर रहे हैं और प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रहे हैं। वहां से एक सरल रेखा PQ से गुजर रही है। ठीक है, चित्र बनाते हैं। ये लाइन चली गई इस तरह से PQ से, तो ये P और Q पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं और PQ से लाइन भी चली गई। कौन सी? 5ax + by - a = 0। अब ये PQ लाइन क्या है? PQ लाइन है उभयनिष्ठ जीवा। PQ उभयनिष्ठ जीवा है। तो PQ का इक्वेशन क्या s माइनस एस डैश बराबर 0 से आएगा? जी बिल्कुल आएगा क्योंकि PQ क्या है? एक उभयनिष्ठ जीवा बन रही है। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालते हैं। 5ax + c - d × y + a + 1 = 0। ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 दोनों एक ही रेखा है कि अलग अलग रेखा है? हमने उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाला, वो PQ रेखा आ गई। PQ रेखा पहले से दी हुई थी 5ax + by - a बराबर 0। ये जो दी हुई थी और ये जो हमने ज्ञात करी दोनों समान ही तो हैं। 1 and 2 आर सेम लाइन। दोनों अलग अलग लाइन है क्या? नहीं, दोनों सेम लाइन है। और अगर दो रेखाएं सेम लाइन होती हैं, संपाती रेखाएं होती है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। वो कंसेप्ट इसमें लगाते हैं।
तो 5a अपॉन 5a इक्वल टू b अपॉन c माइनस डी इक्वल टू माइनस a अपॉन a प्लस 1, इनसे हल कर ले तो 1 इक्वल टू माइनस a अपॉन a प्लस 1, a प्लस 1 इक्वल टू माइनस a, 2a इक्वल टू माइनस 1, a इक्वल टू माइनस हाफ। a का ठीक एक मान मिल रहा है, a के ठीक एक मान के लिए यह रेखा PQ से गुजरेगी और उभयनिष्ठ जीवा भी बन जाएगी। तो a का सिर्फ एक वैल्यू मिल रहा है, कौन सा, -1/2। a के ठीक एक मान के लिए एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ a हमें यहाँ से मिल रहा है। देखिए सवाल समझिएगा बेटा, पहले सवाल को समझते हैं। एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त, मतलब उसकी रेडियस 1 है, तो दोनों अक्षों को प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करता है। चित्र बना लेते हैं हम। इस तरह से एक वृत्त है जो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है प्रथम चतुर्थांश में, और इसकी रेडियस कितनी है, 1। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, वह भी दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा पहले वृत्त को प्रतिच्छेद भी करता है, और इस तरह से प्रतिच्छेद करता है कि उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा जो बनेगी, यह जो उभयनिष्ठ जीवा बनेगी इसकी लंबाई क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। तो इसका केंद्र कितना होगा, r, इसका केंद्र C1 तो C1 केंद्र कितना 1, और R1 त्रिज्या कितनी 1। C2 केंद्र कितना मान लेंगे हम, r, और R2 त्रिज्या कितनी हो गई, r। ये r का मान हमें ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वृत्त के समीकरण चाहिएंगे। तो इस वृत्त का समीकरण बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये पहला वृत्त बन गया, ठीक है, जिसका केंद्र 1, 1 है और त्रिज्या भी 1 है। ऐसे ही दूसरा वृत्त यहाँ से बनेगा x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2ry प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बना s, ये बना s डैश। अब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम कब होती है, जब वो छोटे वृत्त के व्यास के बराबर होती है। तो पहले उस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करने से पहले उसका समीकरण तो ज्ञात करें। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात करते हैं। वह समीकरण कैसे आएगा, s माइनस एस डैश बराबर 0। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, x के साथ आपको मिलेगा -2 प्लस 2r प्लस y के साथ मिलेगा -2 प्लस 2r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको हल कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन नहीं, r माइनस 1 बिल्कुल 2x, r माइनस 1 2y, r माइनस 1 माइनस r माइनस 1 r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें फैक्टर हो गए r माइनस 1 2x प्लस 2y माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तो ये r-1 ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि r-1 करने पर r इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। r इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान तो छोटा है। यह बिंदु हमने क्या माना था, r, ये तो छोटा है, 1 से तो कम आएगा। अच्छा, तो लाइन अपने पास क्या आ गई, 2x प्लस 2y माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। यह उभयनिष्ठ जीवा मिल गई। यह उभयनिष्ठ जीवा जो मिली है, यह लंबाई अधिकतम होगी यदि ये छोटे वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। तो कहाँ से गुजरेगी, छोटे वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। तो 2x प्लस 2y माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0 को कहाँ से गुजार दें, r, r से गुजार दें। तो 2r
प्लस 2r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया? 4 और एक 3, तो 3r कुछ प्लस माइनस की अपने से गलती हुई है, r माइनस 1, ये r प्लस 1 है, r प्लस 1 है, तो माइनस r माइनस 1 होगा, क्योंकि r कभी नेगेटिव नहीं आ सकता ना यार, माइनस, तो ये हुआ 3r, r की वैल्यू मिल गई 1/3। क्या r 1 से छोटा आना चाहिए था? बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब एक बात और करें इसके अंदर, एक वृत्त ऐसा भी तो बन सकता था, तो उसकी भी तो उभयनिष्ठ जीवा बन सकती थी। ये भी तो उभयनिष्ठ जीवा बन सकती थी, मतलब ये कहाँ से गुजर सकता था? C 1,1 से भी, तो 2 + 2 माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे भी हमें मिलता है कितना? r इक्वल टू 3। तो r के दो मान संभव है। एक वृत्त दिए गए वृत्त से छोटा बन सकता है, एक वृत्त दिए गए वृत्त से बड़ा बन सकता है। एक बार दोबारा से मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक वृत्त था 1,1 वाला, जिसको प्रथम चतुर्थांश में बनाया गया, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हुआ। उस वृत्त को एक अन्य वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है जिसकी त्रिज्या r है, और वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम हो जाए। तो हमने छोटा वृत्त बना लिया, दोनों वृत्तों का समीकरण ज्ञात कर लिया बेटा। ये रहा दोनों वृत्तों का समीकरण। दोनों वृत्तों के समीकरण को घटा करके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण ज्ञात कर लिया। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ गया 2x + 2y माइनस r + 1 इक्वल टू 0। अब ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई अधिकतम हो जाती है यदि वह छोटे वृत्त के केंद्र से गुजर जाए। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अधिकतम होगी यदि वह छोटे वृत्त के केंद्र से गुजर जाए। तो छोटे वृत्त का केंद्र कौन है? r, उससे गुजारा तो r का मान 1/3 आया। लेकिन एक वृत्त इस दिए गए वृत्त से बड़ा भी बन सकता था, तो दिया गया वृत्त छोटा हो जाता, तो उसके केंद्र मतलब 1,1 से भी गुजरने पर संभव था, इसलिए r का मान 3 भी संभव है और 1/3 भी संभव है। लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिए इसको। अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स। दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। ये दो वृत्तों के मध्य कोण नहीं है ना? और एक कोण तो हमेशा रेखाओं के मध्य होता है। ये दो वृत्तों के मध्य कोण नहीं है, दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण है। प्रतिच्छेदन कोण का मतलब क्या है, पहले उसको समझिएगा। दो वृत्त जहां प्रतिच्छेद करते हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं, तो उन स्पर्श रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। दो वृत्त इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, उनके बीच का जो कोण होगा, यह कोण थीटा, यह दो वृत्तों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण कहलाएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है केंद्र C1, केंद्र C2, त्रिज्या R2, त्रिज्या R1, यह दूरी मान लीजिए D है, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी। तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है
r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, जहां पर ये d क्या है, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी है। d जो है वो दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी है और त्रिज्याएं, पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2। तो दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण असल में उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाली स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होता है। ठीक है, वो इस स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा होता है वह कहलाता है दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन कोण, और उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। अब ये कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री होने पर क्या होगा, अपन उसकी बात करते हैं कि यदि कोण शून्य होगा तो वृत्तों की स्थिति कैसी होगी, और यह कोण 180 होगा तो दो वृत्तों की स्थिति कैसी होगी। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वो 1 के बराबर होगा, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ऐसा मिलेगा आपको। r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर और d इज इक्वल टू r1 माइनस r2। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों वृत्त अंत स्पर्श कर रहे होंगे, क्योंकि केंद्रों के मध्य की दूरी दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर मिल रही है। तो दोनों वृत्त कैसे स्पर्श कर रहे होंगे, अंत स्पर्श कर रहे होंगे। ये पहला केस जब कोण कितना है, 0 डिग्री है। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ जो थीटा है वो 180 हो जाए तो cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, तो d इज इक्वल टू मिलेगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये क्या दोनों वृत्तों के बाह्य स्पर्श करने की शर्त होती है। दोनों वृत्त कैसे होंगे, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते होंगे, केंद्रों के मध्य की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर मिल रही है। तो अगर कोण 0 डिग्री है तो दोनों वृत्त अंत स्पर्श करेंगे, और यदि कोण 180 डिग्री है तो दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करेंगे, एक्सटर्नल टच करेंगे। इसको याद रखना है कि यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो उनके मध्य प्रतिच्छेदन कोण 0 डिग्री होता है, और यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके मध्य कोण प्रतिच्छेदन कोण 180 डिग्री होता है। अब कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या शर्त मिलेगी, अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। जब कोण 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। देयरफॉर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ऐसा हमें मिल जाएगा। ये क्या है, दोनों वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेदन की शर्त, दोनों वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेदन की ये शर्त होती है। इसी का एक दूसरा तरीका भी है लिखने का। मान लीजिए पहला वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस अल्फा इक्वल टू 0,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस के ले लेते हैं, चलो c1 c2 की जगह, c1 c2 हम केंद्र को बोलते हैं, k1 इक्वल टू 0, k2 इक्वल टू 0। तो इफ थीटा 90 डिग्री है तो यदि लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो एक शर्त यहाँ से भी मिलती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू k1 प्लस k2। दोनों वृत्तों के लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने की ही शर्त है ये भी। यदि दो वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं अर्थात उनके बीच में 90 डिग्री का प्रतिच्छेदन कोण है तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होगा या 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू k1 प्लस k2 होगा। इस शर्त को याद करना चाहिए क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं, तो इसको ध्यान रखें, रिमेंबर रखें इसको अच्छे से। पहला सवाल देखिएगा बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए वृत्त यदि लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। अब वृत्त लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अपने पास दो शर्तें हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर या फिर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू k1 प्लस k2। कोई सी भी हम शर्त लगा सकते हैं। आसान कौन सी होगी, दिए गए वृत्त पर डिपेंड करेगा। तो दिए गए वृत्त को अगर हम देखें तो ये GFC के रूप में दे रखा है तो ये आसान होगा। तो 2g मतलब 5/2 g2 माइनस 4 प्लस 2f1, f1 कितना है यहाँ से 3/2 और f2 कितना है 3 इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा k1 प्लस k2। ये रख देते हैं इसके अंदर, ये 2 और 2 गया तो -20, ये 2 और 2 गया तो +9 बराबर 7 प्लस लैम्डा, इधर कितना आ गया ये -11 -7 बराबर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें मिल रही है -18। यही हमसे पूछा था कि यदि दोनों लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं तो लैम्डा का मान क्या होगा। अच्छा, इसी तरीके से अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि दिए गए वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, जहाँ पर d क्या था, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी। मतलब हमें केंद्र ज्ञात करने पड़ेंगे और त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम दोनों वृत्तों के लिए केंद्र ज्ञात करते हैं। पहले C1 केंद्र कितना मिल रहा है 3, -2। त्रिज्या भी ज्ञात कर लेते हैं r1, वो आ जाएगी अपने पास 9 प्लस 4 माइनस 11 13 माइनस 11, तो ये आ गई अपने पास √2। त्रिज्या मिल रही है √2। फिर C2 केंद्र दूसरे वृत्त का वो आ रहा है 2, -3, तो त्रिज्या r2 ज्ञात कर लेते हैं। 4 प्लस 9 माइनस 9, ये मिल रही है 2। ये त्रिज्या कितनी मिली 2। अब फॉर्मूले में रख देते हैं। अच्छा, केंद्रों के मध्य की दूरी d भी ज्ञात करनी है। C1 C2 दूरी वो होगी 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आ गया ये 1 और ये भी 1, ये भी आया √2। चलिए भाई, ये भी मिल गया। हल कर लेते हैं इसको। cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। बस इसको हल कर ले, आंसर मिलेगा। ये तो कैंसिल हुआ, कितना हुआ ये 4/4 √2। तो यहाँ से आपको मिला cos थीटा की वैल्यू 1/√2। तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, अर्थात जो कोण है वो कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। दोनों वृत्तों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण 45 डिग्री फॉर्मूले में रखना है और मान निकाल लेना है। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, मूल बिंदु से गुजरने वाला वह वृत्त ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्तों को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात लंबकोणीय प्रतिच्छेद करता है। तो वृत्त को मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ठीक है, तो वृत्त हमने मान लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। और ये वृत्त कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से, तो इसकी वजह से c तो 0 आ जाएगा। तो जो वृत्त बचा आपके पास वो अब सिर्फ 2 अज्ञात वाला बचा है, x² + y² + 2gx
प्लस 2fy बराबर 0, क्योंकि c का मान 0 आ चुका है। अब यह जो वृत्त है पहला वृत्त, ये दूसरे को और तीसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। तो दूसरा वृत्त लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, ये दूसरा वृत्त। तो पहले के और दूसरे के बीच में समकोण बन रहा है। अगर समकोण बन रहा है तो शर्त लगाई जा सकती है कौन सी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू k1 प्लस k2। तो ये शर्त लगाते हैं, 2g1 g2 तो 2g माइनस 2, 2f f2 इसमें से 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 10। तो यहाँ से मिलेगा माइनस 4g प्लस 6f बराबर 10 माइनस 2g प्लस 3f बराबर 5। एक इक्वेशन नंबर ए अपने को यहाँ से मिल गई, एक समीकरण मिल गया g और f में। अच्छा, अब पहला वृत्त तीसरे को भी समकोण पर काट रहा है, तो तीसरा वृत्त भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 बराबर 0, ये तीसरा वृत्त। तो पहले और तीसरे के मध्य भी कोण क्या है, समकोण का है पहले और तीसरे में। अब पहले और तीसरे में अगर समकोण है तो फिर से वही शर्त लगेगी। तो क्या लिखेंगे, 2g इसमें से g2 प्लस 2f 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 0। तो ये मिलेगा आपको 2f इंटू 6 इज इक्वल टू 6 और f इज इक्वल टू 1/2। f की वैल्यू आ गई, f मिल गया तो क्या g निकल आएगा, अब यहाँ से बिल्कुल निकल आएगा। देयरफॉर माइनस 2g प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 5 माइनस 2g इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2। ठीक है, कितना हो गया 7/4। तो g की वैल्यू मिल गई है माइनस 7/4। ये आ गया g का मान, f मिल गया, g मिल गया, c मिल गया। तो जो वृत्त हमें ज्ञात करना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये वो वृत्त है जो हमें ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि c का मान तो 0 है। ये बनेगा अपना आंसर। तो हमने करा क्या, मूल बिंदु से गुजार दिया और दिए गए वृत्तों के साथ लंबकोणीय होने की शर्त को 2 बार लगा दिया, पहले वृत्त के साथ भी और दिए गए दूसरे वृत्त के साथ भी। तो तीनों के तीनों वृत्त आपस में लंबकोणीय प्रतिच्छेद करने वाली शर्त के अनुसार हल हो रहे हैं। अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, वृत्त निकाय, है ना, वृत्तों का निकाय, बहुत सारे वृत्त अगर दिए होंगे तो उसकी बात करते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। वृत्त निकाय, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अपन ध्यान दे लें, किसके शर्त के अनुसार वृत्त निकाय मिलेगा उसकी बात करते हैं। एक दिए गए वृत्त तथा सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त निकाय का समीकरण। एक दिए गए वृत्त तथा सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त निकाय का समीकरण s प्लस लैम्डा l बराबर 0 होगा। कैसे होगा इसको समझिए। ये एक वृत्त दिया हुआ है, ये एक सरल रेखा दी हुई है। अब इसके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला एक वृत्त ये संभव है, ये एक और वृत्त संभव है, ऐसे बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। तो ये तो L है और ये S है। तो एक वृत्त और एक सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले बहुत सारे वृत्त संभव हो सकते हैं। उन सभी वृत्तों का जो वृत्त निकाय होगा उसका समीकरण है S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिए गए दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाले वृत्त निकाय का समीकरण।
दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त निकाय का समीकरण, उसका समीकरण भी कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है s प्लस लैम्डा एल में, लेकिन s का समीकरण उसमें व्यास रूप में लिखते हैं। इस तरह से तो वृत्त का समीकरण लिखा ही है मैंने, प्लस लैम्डा इंटू s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। इस तरह से बनता है वही रूप जो पहले लिखा है अपन ने, s प्लस लैम्डा एल। लेकिन अब s दो बिंदुओं से वृत्त कब बनेगा? जब दोनों बिंदु व्यास के सिरे बन जाएं, और दो बिंदु से सरल रेखा दो बिंदु रूप में आ जाएगी तो बन जाएगा। ये दो बिंदु हैं, व्यास के सिरे बन गए तो इन्हीं से लाइन भी बन जाएगी। अब इनसे गुजरने वाले वृत्त, निकाय में बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, उन सब का समीकरण इस तरीके से मिलेगा। तीसरा, दिए गए वृत्त को बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श करने वाले वृत्त निकाय का समीकरण। दिए गए वृत्त को किसी बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श करने वाले वृत्त निकाय का समीकरण। अब इस पर स्पर्श कैसे करेगा? इस पर एक स्पर्श रेखा बना दें हम। स्पर्श रेखा कैसे बनेगी? t बराबर 0 से, और फिर यहाँ वृत्त बना दें। स्पर्श करते हुए बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। तो फिर से समीकरण कैसे आएगा? s प्लस लैम्डा t बराबर 0। अब जो L था वो L रेखा अब क्या बन गई है? स्पर्श रेखा बन गई है। तो s प्लस लैम्डा t बराबर 0। t क्या है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा, पॉइंट P पर स्पर्श रेखा है ये। चौथा, दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त निकाय। दिए गए दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त निकाय s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए? -1। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये s माइनस एस डैश बन जाएगा। s माइनस एस डैश क्या था? अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, वो उभयनिष्ठ जीवा बन जाता है। तो दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त निकाय कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वृत्त बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त निकाय s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0, जहां शर्त ये याद रखनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। लैम्डा -1 हो जाएगा तो वृत्त की जगह अपने को एक सरल रेखा उभयनिष्ठ जीवा मिल जाएगी। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा कि दिए गए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला, दिए गए वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वह वृत्त निकाय ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P से गुजरने की भी शर्त दी गई है, जो बिंदु P 1,1 से भी गुजरता है। तो सबसे पहले तो वृत्त निकाय का समीकरण होगा s प्लस लैम्डा s डैश बराबर 0, और ये लिख करके हम कहाँ से गुजार देंगे? 1,1 से। तो क्या हमें लैम्डा मिल पाएगा? कर लेते हैं सॉल्व। तो s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y
-25 बराबर 0। अब लैम्डा ज्ञात करने के लिए ये वृत्त निकाय कहाँ से गुजरना चाहिए? 1, 1 से। तो 1 + 1 + 13 -3 प्लस लैम्डा 2 + 2 + 4 -7 -25 बराबर 0। हल कर लेते हैं और लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। कितना हुआ? 13, 14, 15, 3, 12 प्लस लैम्डा के साथ 4, 4, 8, 8 में से 7 गए तो 1, तो -24 बराबर 0। तो -24 लैम्डा इज इक्वल टू -12। लैम्डा की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2। ये लैम्डा का मान आ गया 1/2। आप चाहते तो पहले उसको x² y² में हल कर लेते तो भी लैम्डा आता, लेकिन वो लैम्डा कुछ और आता। अभी हमने कहीं कोई बदलाव नहीं करा, उसके अनुसार हल कर लिया है, तो ये हमें मिल रहा है ये लैम्डा का मान। अब वापस यहाँ रख देंगे तो वृत्त बन जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर क्या बन जाएगा? x² + y² + 13x - 3y प्लस 1/2। लैम्डा की वैल्यू 2x² 2y² प्लस 4x -7y -25 बराबर 0। हल कर लेते हैं इसको। 2x² 2x² 4x² हल करेंगे इसको। 4y² 13 26 और 4 30 x 6 और 7 -13y -25 बराबर 0। ये वो उस वृत्त का समीकरण आ गया जो कि हमें चाहिए था। यह उस वृत्त निकाय का समीकरण है जो 1, 1 से भी गुजरता है और दिए गए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से भी गुजरता है। ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से दी गई शर्त के अनुसार लैम्डा का मान ज्ञात करें और उस लैम्डा के मान को वापस उपरोक्त समीकरण जो आप एज्यूम करते हैं उसमें रख दें, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। फिर से वैसा ही दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वह वृत्त ज्ञात करना है जिसका केंद्र सरल रेखा y बराबर x पर है। अब दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से बात कर रहा है, मतलब वृत्त निकाय ही पूछ रहा है। उस वृत्त निकाय में से एक वृत्त निकाल के लाना है जिसका केंद्र कौन सी रेखा पर आता है? y बराबर x पर आता है। तो सबसे पहले s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 लैम्डा इंटू x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। इस वृत्त को अरेंज कर ले, इसका केंद्र निकाल ले और इसका केंद्र कौन सी रेखा पर रख दें? y बराबर x पर। तो अरेंज करते हैं इसको। x² के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा प्लस y² के साथ भी 1 प्लस लैम्डा, x के साथ प्लस x के साथ आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस y के साथ आएगा 2 - 4 लैम्डा प्लस 4 - 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और इसको व्यवस्थित करें तो ये बनता है x² प्लस y² प्लस x 2 लैम्डा माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस y के साथ 2 - 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 4 - 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये है वृत्त का समीकरण। अब क्या कहा जा रहा है कि इसका केंद्र, तो इसका केंद्र निकालते हैं। केंद्र होगा इसका 2 लैम्डा माइनस 6 अपॉन माइनस के साथ 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस के साथ 2 - 4 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस g कॉमा माइनस f। ये केंद्र आ गया। और ये केंद्र कौन सी रेखा पर है? y बराबर x पर है। अगर y बराबर x पर है तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा का मान मिलेगा यहाँ से -2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू -2 प्लस 4 लैम्डा। कितना हो गया? इधर आएगा तो उधर गया तो 6 लैम्डा इज इक्वल टू 8
लैम्डा इज इक्वल टू 4/3, ये लैम्डा का मान आ गया। तो हमारा मकसद मेन वही तो होता है कि लैम्डा का मान मिल जाए। लैम्डा का मान मिल गया 4/3। अब ये लैम्डा का मान वापस अपने इस वाले वृत्त में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इस पहली इक्वेशन में। इन इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा की वैल्यू 4/3 पहले समीकरण में रख दें और जो वृत्त हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेते हैं। कितना आएगा, 4/3 करेंगे तो 3 और 4 7x², 4/3 यहाँ रख रहे हैं तो 4 3 7x² प्लस 7y², 4/3 रख रहे हैं तो इधर 8 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, -18 और 8 तो -10x, फिर इधर हो जाएगा -16 और 6 तो -10y, -24 और 12 -12 बराबर 0, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा। लैम्डा की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 4/3 तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 8 और 3 18 तो 8 -18 -10x, फिर 3 तो 6 और 16, ठीक है, -10y, बिल्कुल सही है। ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा 7x + 7y² -10x -10y -12 बराबर 0। उस वृत्त का समीकरण आ गया जो दिए गए दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदन से भी गुजरता है और जिसका केंद्र सरल रेखा y बराबर x पर भी स्थित है। तीसरा सवाल देखिए बेटा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, वह वृत्त ज्ञात करना है जो दिए गए वृत्त और सरल रेखा के प्रतिच्छेदन से गुजरना है। मतलब एक तो सर्किल दिया है और एक लाइन दी है, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्किल फाइंड करना है। तो एक वृत्त और एक सरल रेखा, इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला वृत्त ज्ञात करना है जो बिंदु -2, 4 से भी गुजरता हो। तो ये तो S हो गया, ये L हो गया। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, S + लैम्डा L = 0 और उसमें लैम्डा ज्ञात करने के लिए कहाँ से गुजार देंगे, -2, 4 से। तो S वृत्त x² + y² -2x -6y + 16 + लैम्डा इंटू सरल रेखा का समीकरण 3x + 2y -5 बराबर 0 और लैम्डा ज्ञात करने के लिए -2, 4 इसमें रख देते हैं। रख दीजिए -2, 4 तो -2 तो 4, 16 + 4 -24 + 16 + लैम्डा इंटू उधर रखा तो -6 + 8 -5 बराबर 0। हल किया जाएगा इसको, 16 4 20, 24 24 24 कट गया तो 16 + लैम्डा के साथ 8 -6 2 2 -3 बराबर 0। लैम्डा बराबर कितना आ गया, लैम्डा बराबर मिल रहा है 16/3। ये लैम्डा का मान आ गया 16/3। अभी जो लैम्डा का मान आया 16/3 वापस रख देंगे और अपना आंसर उससे आ जाएगा। इतना है, कर लीजिए आप इसको फटाफट से। मैं आंसर लिखता हूँ आपके लिए, फिर इसके बाद लैम्डा के मान से चेक कर लीजिए कि आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 16/3 आपने रख दिया होगा इसके अंदर, 16/3 इसमें रखेंगे तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आंसर, x² + y² -2x -6y + 16 + 16/3 3x + 2y -5 बराबर 0। इसको रख दीजिए, 3x² 3y² -6x -18y + 48 + 48x + 32y -80 बराबर 0 और 3x² + 3y² + 42x 32 18 तो 24 प्लस 14y और 48 - 32 बराबर 0। कुछ इस तरीके का आपको हल मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो वृत्त हमसे पूछा गया था उस वृत्त का समीकरण मिल रहा है। लिख लीजिए आप इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात
180021217999। थैंक यू।